तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में आज हम पढ़ेंगे वर्ग 10 से ये 7वां चैप्टर जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। और इस पाठ का आज देखेंगे बेहतरीन सारांश बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेखक का परिचय। याद रखिएगा, लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। क्या नाम है? रामविलास शर्मा। यानी परंपरा का मूल्यांकन के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा, जिनका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ? उन्नाव जिला के ऊंचा गांव सानी में। अगर मृत्यु की बात करते हैं तो इनका मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया है इनके बारे में। दिया है कि इन्होंने अंग्रेजी विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अगर हम बात करें रामविलास शर्मा जी के बारे में तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया है तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। दिया है आगे कि इन्होंने कुछ समय तक कन्हैया लाल मानिकालाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक पद को सुशोभित किया है। अगर हम इनकी रचनाएं की बात करें तो दिया है निराला की साहित्य साधना। आगे दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला दिया है प्रेमचंद और उनका युग। आगे दिया है भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद। और क्या दिया है? इतिहास दर्शन, घर की बात आदि। ये सभी प्रमुख इनकी क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं असली मुद्दा यानी पाठ का परिचय। यानी हम जानेंगे यहाँ पर कि आखिरकार पाठ में किन बातों पर चर्चा किया गया है। तो सुनिए, देखिए ध्यान से। कर है कि प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन इसी नाम की पुस्तक से संकलित है। कर है कि इसमें लेखक ने समाज, साहित्य तथा परंपरा से संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा पर विचार किया है। यह निबंध परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है। यह निबंध जब पढ़ेंगे विद्यार्थी तो परंपरा का ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है। साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। अतः यह निबंध नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता को युग के अनुकूल नई समझ विकसित करने में सराहनीय सहयोग करता है। यानी अगर हम बात करें कि भाई इस पाठ का परिचय, इस पाठ का मकसद क्या है, तो भाई मकसद साफ है। सबसे पहले याद रखिए कि परंपरा का मूल्यांकन जो है ना, इसी नाम की पुस्तक से भी संकलित है। और इस निबंध में आपको मिलेगा क्या? तो परंपरा का ज्ञान, समझ और इसका मूल्यांकन, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, तो सुनिए, ये रहा विद्यार्थी पाठ का परिचय। आइए शुरू करते हैं विद्यार्थी इस पाठ का सारांश। और सारांश के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ में किन किन मुद्दों पर चर्चा किया गया है। चलिए देखिए ध्यान से। कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन ख्याति प्राप्त आलोचक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। सबसे पहले याद रखिएगा विद्यार्थी कि ये परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ पढ़ रहे हैं, इसके लेखक का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। कह रहा है कि इसमें लेखक ने प्रगतिशील रचनाकारों के विषय में अपना विचार प्रकट किया है कि जिस प्रकार से जितने भी रचनाकार हुए हैं उनके जीवन या उनके लेखन के ऊपर ये चर्चा किए हैं। कह रहा है कि लेखक का मानना है कि क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वालों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि किनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। तो देखिए ध्यान से, लेखक का मानना है कि क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वालों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। किनके लिए? क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वालों के लिए।
कर है क्योंकि साहित्यिक परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है और साहित्य की धारा बदली जा सकती है तथा नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण भी किया जा सकता है। इसलिए जितने भी क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वाले हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए कह रहा है आगे कि दूसरों को नकल करके लिखा गया साहित्य अधम कोटि का होता है। दूसरे से नकल किए गए जो साहित्य होते हैं उनका लेखन की बात करें तो कैसा होता है, अधम कोटि का होता है। और संस्कृति असमर्थता का सूचक होता है, लेकिन उत्तम कोटि का साहित्य दूसरी भाषा में अनुवाद किए जाने पर अपना कलात्मक सौंदर्य खो देता है। तात्पर्य यह है कि ऐसे साहित्य से कला की आवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे अमेरिका अथवा रूस ने एटम बम बनाए, लेकिन शेक्सपियर ने नाटकों जैसी चीज दोबारा लेखन इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। देखिए तुलना करते हुए कैसे बातें बोल रहे हैं कि अमेरिका अथवा रूस ने जो एटम बम बनाए, उसी प्रकार से साहित्य में जिस प्रकार से शेक्सपियर का नाम आता है और उनके नाटकों का नाम आता है, ऐसा माना जाता है कि वैसे नाटक, वैसे साहित्यकार, वैसे क्या बोलते हैं, लिटरेचर मतलब लिखने वाले शेक्सपियर साहब के जैसा और कोई पैदा नहीं हुआ है। आगे दिया है कि 19वीं सदी में शैली तथा वायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को एकात्मकता की पहचान करने में सहयोग किया था। भारतीयों ने भी अपनी स्वाधीनता संग्राम के दौरान इसी एकात्मकता को पहचाना। आगे दिया है कि मानव समाज बदलता है और अपनी असमिता कायम रखता है, क्योंकि जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है, साहित्य परंपरा के ज्ञान के कारण ही पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल के लोग सांस्कृतिक रूप से एक हैं। किसके कारण? साहित्य के परंपरा के ज्ञान के कारण। कोई भी देश बहुजातीय तथा बहुभाषी होने के बावजूद जब उस देश पर कोई मुसीबत आती है तो उस समय वह राष्ट्रीय असीमता समर्थ प्रेरक बनकर लोगों को मुसीबत से लड़ने में सहयोग करती है। जैसे हिटलर के आक्रमण के समय रूसी जाति ने बार बार अपने साहित्य परंपरा का स्मरण किया। टॉल्स्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले साहित्य के महान साहित्यकार हैं, तो रूसी जाति के असीमता को सुदृढ़ एवं पुष्ट करने वाले साहित्यकार भी हैं। आगे दिया है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा कि 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के पहले वहाँ रूसी तथा गैर रूसी थे। 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के पहले वहाँ रूसी तथा गैर रूसी भी थे, किंतु इसी क्रांति के बाद रूसी तथा गैर रूसी जातियों के संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। किसके ज्ञान के चलते? परंपरा का ज्ञान के चलते। सभी जातियां एक हो गई, फिर भी जातियों का मिला जुला इतिहास जैसे भारत का है वैसे सोवियत संघ का नहीं है। चलिए आगे क्या दिया है, कह रहा है कि यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करें, जाहिर सी बात है यूरोप के लोग जो है कहाँ की संस्कृति की बात करेंगे? यूरोप की। लेकिन यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रीय एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर थोपी नहीं गई, बल्कि वह संस्कृति तथा इतिहास की देन है। इसी संस्कृति के निर्माण में देश के कवियों का महान योगदान है। रामायण एवं महाभारत इसी देश की संस्कृति की एक कड़ी है, जिसके बिना भारतीय साहित्य की एकता भंग हो जाएगी। अगर हम बात करें भारत की संस्कृति को लेकर, तो हमारे यहाँ रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ है नहीं, और इसी ग्रंथ के कारण जो है ना हम भारतीय जो है क्या है,
एक है, ठीक है, नहीं तो हम एकता में अनेकता हो जाते। आगे सुनिए, लेखक का तर्क है कि यदि जारशाही रूस समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय असीमता पहले से कितना पुष्टि होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अतः समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपवाह होता है। देश के साधनों का समुचित उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही होता है। आगे दिया है कि देश की निरक्षर निर्धन जनता जब साक्षर होगी तो वह रामायण तथा महाभारत का ही अध्ययन नहीं करेगी, अपितु उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की कविताएं तथा दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की कविताएं बड़े चाव से पढ़ेंगे। दोनों में बड़े पैमाने पर संस्कृति आदान प्रदान होगा। तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा ना होकर ज्ञानजर की भाषा होगी। इनका मानना है कि भाई देखिए, चाहे आप भारत की जितनी भी कविताएं हैं वो दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की कविताएं को बड़े चाव से पढ़ेंगे। मतलब कि यहाँ की कविताएं वहाँ पढ़ी जाएगी, वहाँ की कविताएं यहाँ पढ़ी जा सकती है और चीज़ों को समझी जा सकती है। इनका तर्क है। कह रहे हैं आगे कि हम अंग्रेजी ही नहीं यूरोप की अनेक भाषाओं का अध्ययन करेंगे। एशिया के भाषाओं के साहित्य से हमारा गहरा परिचय होगा। तब मानव संस्कृति की विशाल धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। ये तर्क जो है कौन देते हैं? रामविलास शर्मा। तो ये रहा विद्यार्थी इस पाठ का सारांश। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ का बेहतरीन प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।